ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू द एग्जाम ओरिजिनल्स। एग्जाम ओरिजिनल्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑलराइट, जो आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम है निखिल जैन और आज की जो हमारी क्लास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। राइट, जो कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन जनरल भी अगर देखा जाए तो जो काफी सारे मध्य प्रदेश में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये एक एक्ट है जो आज हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। राइट, क्या हुआ कि अभी ये जो एग्जाम आ रहा है पास में, तो काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये जो एक्ट है कौन सा, प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। राइट, इस एक्ट को आप पढ़ा दीजिए। राइट, बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे थे इस चीज को लेके, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस पर एक प्रॉपर क्लास बनाई जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों का ये इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी अपकमिंग एग्जाम है, इसके अलावा भी जो वेरियस एग्जाम्स है, जहां जहां पर भी आपको एक्ट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑलराइट, तो जो हमारी क्लास है, राइट, तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये जो SC एक्ट बोल देते हैं कई बार हम, राइट, इसको SC एक्ट 1989 ये भी बोल देते हैं। राइट, तो ये वाली क्लास, ये वाला जो हमारा एक्ट है, ये आज हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफी डिटेल में हम इस एक्ट को कवर करेंगे। राइट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। राइट, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज एक्ट 1989, जो भी आपको बोलना चाहो आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, बहुत इजी है ये एक्ट, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक बात आप याद रखना, इसमें सिर्फ कुछ प्रोविजंस है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग एकदम ठंडे दिमाग से पूरी ये क्लास देखना। ठीक है, पूरे अटेंशन के साथ ये क्लास अटेंड करना। ठीक, मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है ना, इस क्लास में आपका एक्ट एकदम खत्म हो जाए, इसके बाद आपको सिर्फ 5 मिनट लगे रिवाइज करने में, और आपको टाइम ना लगे इस एक्ट को रिवाइज करने में, क्योंकि अब ज्यादा टाइम है भी नहीं। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि बस आपका 2 से 5 मिनट में रिवीजन हो जाए और आपको एग्जाम में मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस एक्ट से वो बन जाए। ठीक है, तो देखो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में हम लोग इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। राइट, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का। राइट, ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग इस क्लास में। ठीक है, क्यों इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अमेंडमेंट क्या आए हैं। ठीक है, 2015 और 2018 के अमेंडमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन अमेंडमेंट्स को हम लोग देखेंगे, और इसके साथ साथ हम इस एक्ट से जुड़े कुछ MCQs सॉल्व करेंगे। राइट, इस तरीके से अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और एक्चुअली आप देखो यार, इसके बाहर अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बट अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका क्लास अटेंड करने का मोटिव यही है ना कि एक तो आपका टाइम बच जाए, दूसरा आपको टॉपिक समझ आ जाए। तो ये दोनों चीज मैं यहाँ आपकी करा दूंगा। इस टॉपिक को हम लोग हॉलिस्टिकली, कंप्लीटली, बहुत इजीली कवर करेंगे, बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग खुद से इस एक्ट को उठा के देखोगे ना, कोई भी एक्ट अगर आप खुद से उठा के देखते हो तो इसमें इतनी ऐसी लैंग्वेजेस रहती है, इतना सारा कंटेंट रहता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ेंगे। अभी भी यही हुआ, काफी बच्चों ने यही बोला कि इसमें इतना सारा कंटेंट है कि पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दो सर आप। ठीक है, तो ये सारी डाउट को हम लोग अपनी इस क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक, और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए तो आप एग्जाम ओरिजिनल्स का जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, राइट, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ओरिजिनल्स का, ये दिख रहा होगा आपको। राइट, एग्जाम ओरिजिनल्स के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना, वहां पर मैं PDF डाल दूंगा तो आपको ये PDF वहां से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट आता है, आप डायरेक्टली एग्जाम ओरिजिनल्स ऐप डाउनलोड करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहीं आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप वो डाउट पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई करने की। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन इस एक्ट से रिलेटेड। राइट, हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये ऑल ऑफ अ सडन, जैसे अभी जो सिलेबस चेंज करा है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको ये एक्ट अभी इंक्लूड कर दिया गया है। काफी टाइम से इवन MPPSC में भी ये स्पेसिफिकली इस एक्ट से सवाल नहीं आ रहे थे। ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन अभी सिलेबस चेंज हुआ है आपका, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, तो ये आपको इंक्लूड कर दिया गया है उसमें। ठीक, तो अभी एज इट इज, तो देखो मैं बताऊं ना, एज इट इज करंट की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज आ नहीं रही है। ठीक है, हाँ, बट ये एक्ट 2018 के आसपास में जब अमेंडमेंट हुआ था ना इस एक्ट में, उस समय ये बहुत न्यूज में था एक्ट। राइट, तो आज से करीब 6-7 साल 8 साल पहले ये न्यूज में था ये एक्ट। अभी तो एज इट इज कोई खास न्यूज है नहीं इसकी। तो क्या हुआ था आप सुनो, इस एक्ट को
बहुत आपने, अगर आप लोगों में से अगर किसी को याद हो तो 2018 के आसपास में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था इस एक्ट से रिलेटेड, याद है कि ये जो एक्ट है SC/ST एक्ट, इसमें क्या था, बहुत फॉल्स कंप्लेंट्स आ रही थी, ऐसा देखा गया, राइट। क्योंकि इस एक्ट के अगेंस्ट में जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम था, राइट। लोग को बस एक्यूजेशन सबसे हाई था, ठीक है, पुलिस उनको अरेस्ट कर ले रही थी, जो जिसके खिलाफ भी एक्यूजेशन लग रही थी उनको अरेस्ट करके जेल में डाल तो दिया जा रहा था, बट एक्यूजेशन प्रूफ नहीं हो पा रहे थे, राइट। तो कन्विक्शन रेट बहुत लो था। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि भाई ऐसे ये जो फॉल्स कंप्लेंट हो रही है, राइट, जो लोग झूठी कंप्लेंट लिखा दे रहे हैं, राइट, उससे बचने के लिए एक डीएसपी या उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर से जांच की जाएगी, उसके बाद ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाएगी। इस टाइप से ऐसा कुछ प्रोविजन डालने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू। तो इसमें बहुत मतलब लोगों को बहुत गुस्सा आ गया इस बात को लेके कि भाई वैसे ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी, एससी कम्युनिटीज काफी मार्जिनलाइज्ड है, वैसे ही उनका ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब अगर आप लेयर पे लेयर चढ़ा दोगे ना उनके मतलब ये एक्ट एक्चुअली में उनके प्रिवेंशन के लिए ही है, राइट, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही है इस कम्युनिटीज के खिलाफ उसके प्रिवेंशन के लिए है। बट अगर आप इसमें लेयर्स चढ़ाना चालू कर दोगे और कैवियट्स लगाना चालू कर दोगे तो ये कम्युनिटी कहां जाएगी, राइट, इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएगा, राइट। और दूसरी चीज ये है कि चलो ठीक है, कई बार लोग झूठी कंप्लेंट भी कर रहे हैं, तो यार ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके चक्कर में पूरे एक्ट की आप बैंड बजा दो, ठीक है। तो फिर काफी हल्ला हुआ था, तो इस एक्ट को फिर अमेंडमेंट लाया था पार्लियामेंट, राइट, गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई थी और स्टेटस क्यो जो पहले था उसको मेंटेन करवा दिया गया था। वो सारी चीजें ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। एक एक करके हम पॉइंट कवर करते हैं। पहले तो हम इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, बहुत जरूरी है, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इस एक्ट को पढ़ने का। और एक चीज और है, आपने ये देखा होगा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, राइट, जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आवर फंडामेंटल राइट्स वी हैव अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, राइट, बिकॉज यू नो इन इंडिया there was a serious problem of untouchability, right, untouchability we have completely abolished. It is our fundamental rights that we are equal citizen, right. अब एक चीज तो होगी, इन फंडामेंटल राइट्स वी हैव अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, राइट, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 और 18 at 17, right. So but if you have abolished untouchability, what if somebody will practice it, है ना। अगर untouchability is abolished, it is now your fundamental right, अगर कोई इसको practice कर रहा है then what, then this act, right, under this act now we can prosecute that person because you know equality is our fundamental right, right, एवरी सिटीजन इज इक्वल। और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा मैंने रखा, अगर आप इंडियन सोसाइटी को पढ़ोगे, इफ यू विल गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी you will find that you know untouchability was one of our major issue, right. Indian society was ready to accept people from different religion, right. We have accepted Islam, we have accepted Christianity, but on the other hand if you look into the Indian society we always have problem in accepting our own people from Hindu community, right, these people, right, the tribes people, the scheduled caste people, right. We you know, so you know if you will go into the history, if you will look into the history of Indian society, you will find that atrocities were being perpetuated against these you know communities. और अगर आप you know डिटेल्स में जाओगे तो you will be shocked to find out how the treatment, how worse was the treatment given to them, right. आपको एक जगह पानी पीने नहीं देंगे, मतलब राइट, एक कुएं से आप, विलेज का जो कॉमन कुआं है वहां से आप इनको पानी नहीं भरने देंगे, ठीक है। इवन द लेवल दैट इतना इम्प्योर बोला जाता था इनको कि अगर इनको देख ले कोई तो लोग को नहा लेंगे जाके, अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट कम्युनिटी। सो in India this what we can say, this discrimination was deeply rooted in our Indian society. That is the harsh fact of Indian society. How to overcome this? So via fundamental right we have now given every person equality. That is the beauty of our Indian constitution. And now if someone will practice that untouchability, or if someone will try to perpetuate atrocities against these marginalized community, now we have a proper act, right, to punish them.
सो नीड, यस, वेरी मच नीडेड। अब ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि यस वी नीड दिस लॉ, राइट। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, राइट। तो जरूरत तो है, हाँ भाई हमने, और अगर आप थोड़ा सा डीप में जाओगे इंडियन सोसाइटी के तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। और देखो यार, हम इतने बड़े हो गए हैं तो किसी ना किसी लेवल पे तो इंडिया इंडिपेंडेंस के इतने टाइम बाद भी आपने देखा होगा, इवन इंटीरियर में अगर आप इंडिया के जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट अभी भी दिखेगा लोगों का कि इस कम्युनिटी के लोगों को लोग थोड़ा हीन भावना से देखेंगे या इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको समझाया, तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला नाम में ही ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज, राइट। टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, नंबर वन ऑब्जेक्टिव, राइट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या, आपने एक क्या करा, उनको बचाना तो है एट्रोसिटीज से, राइट। उनके खिलाफ जो जुर्म होंगे, राइट, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज होंगी उससे तो आपको बचाना है। देन नंबर टू इज यू हैव टू एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल कोर्ट्स। ये एक्ट पावर देता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट स्पेशल और एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाए, राइट, जहां पर इनसे रिलेटेड केसेस की स्पीडी ट्रायल हो और लोगों को जल्दी न्याय मिल चुके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ने एट्रोसिटीज परपिचुएट करी, राइट, किसी मेंबर एससी एसटी कम्युनिटी के मेंबर के साथ, तो अब भाई ये इंश्योर करना कि उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले और जिसके खिलाफ क्राइम हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, तो यू नीड स्पीडी कोड, यू नीड स्पीडी जस्टिस मैकेनिज्म। तो उसके भी प्रावधान हमें इस एक्ट में देखने मिलते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट को हमें एनेक्ट करने का, इस एक्ट को पास करने का, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टैब्लिश स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस रिलेटेड टू दिस कम्युनिटी, राइट। याद रखना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। देन नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज, देखो पहला क्या था, एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करो। एट्रोसिटीज अगर हो रही हैं तो फिर आप स्पीडी जस्टिस दो, उनको स्पीडी ट्रायल करा के उनको जस्टिस दो। तीसरा है, इतना तो आपने कर लिया बट उनके साथ जो, अब इसके साथ क्या होता है, बहुत दिक्कतें हो जाती भाई। उनको रिलीफ कैसे प्रोवाइड करा सकते हो आप, उनको रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हो भाई, उसको जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उन कम्युनिटीज के मेंबर को, या इनके साथ जो फिजिकल ट्रॉमा हुआ है उसको आप कैसे कम कर सकते हो, या उसको आप कैसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, ये भी तो एक जरूरी है ना, राइट। तो उसके लिए यू नीड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर। तो क्या था, तीनों चीज हो गई आपको, एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करना, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड कराना, और अगर फिर आपके साथ जो क्राइम हुआ है तो उसके बाद आपको उसको रिलीफ प्रोवाइड कराना उस पर्सन को, राइट, उनको रिहेबिलिटेट करना, राइट, उनको कैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आप जोड़ो या उनको कैसे आप एक अच्छी लाइफ की तरफ अग्रसर कर पाओ। ये सारे मेजर्स भी आपको इस एक्ट को इनेबल करने के पीछे सॉरी, ये सारे मेजर्स भी हमको देखने पड़ेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारे मेजर्स भी हमको देखने हैं, राइट, इस एक्ट के थ्रू। तो इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट, ये हो गया। अब एक और ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, कि चलो ये सारी चीजें तो हो गई, अब हमको ये भी इंश्योर करना है कि लोग ना इस चीज के लिए जागरूक हो, लोग समझे कि यार एवरीवन इज इक्वल, राइट, इट इज वेरी बैड और इट इज रॉन्ग टू डिस्क्रिमिनेट पीपल, ये भी हमको लोगों को समझाना है। तो एक ये भी ऑब्जेक्टिव है क्या, टू प्रमोट सोशल इंक्लूजन, डिग्निटी एंड इक्वालिटी फॉर एससी एसटी कम्युनिटीज। समझ में आ रहा है आपको, राइट, सीधा सीधा है, कुछ नहीं, आप ऑब्जेक्टिव समझ लो, आपको इसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही आपको सारे प्रोविजंस मिलने वाले हैं, बहुत इजी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बाय आउटलाइनिंग ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, राइट। तो देखो सारी बातें हॉलिस्टिकली ना 360 डिग्री कवर किया गया है इस एक्ट में, हर चीज को, हर डायमेंशन को कवर किया गया है। जैसे अभी आप ये देखो, हमने एक तरफ क्या करा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, कैसे कि भाई हम सोशल इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करें, राइट, लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि यार आप ऐसा नहीं कर सकते, दे आर अवर फेलो इंडियंस, दे आर अवर फेलो मेंबर्स, राइट। तो एवरीवन इज इक्वल, हम सबको इक्वली ट्रीट करना है, राइट, सभी के पास इक्वल अधिकार है, सारी जानकारी हमको देना और उनके अधिकारों को प्रमोट करना, राइट। किस तरीके से भी आप प्रमोट कर सकते हो, जितने भी मेजर्स गवर्नमेंट उठा पाए, राइट, बट एक
एम क्या है हमारा कि जो सोशल इंक्लूजन है, राइट, इक्वालिटी है, इन सबको प्रमोट करना, इन कम्युनिटीज की, जो इन कम्युनिटीज के राइट्स को प्रमोट करना बेसिकली। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्टिव है। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ये तो हो गया क्या कि पब्लिक पब्लिक को अवेयर करना, राइट। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करता है ये एक्ट, राइट, कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी अपफ्रंट में रह के, राइट, आपको आगे रह के इस तरीके का माहौल देना, इस तरीके का आपको यू नो इस तरीके का आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है कि ये जो मेंबर्स हैं कम्युनिटीज के, ये डिस्क्रिमिनेट ना हो और इनका सोशल इंक्लूजन बढ़े, इनकी इनका यू नो इनको सोशल जस्टिस मिले। ये सारी चीजें भी आपको इंश्योर करानी है। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बाय आउटलाइनिंग ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। वेरी इजी, राइट, क्लियर है। अगर एमसीक्यू में आपको कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज रिमेंबर, हर तरीके से हर डायमेंशन को कवर करा गया है इस एक्ट में, राइट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, राइट। देन नेक्स्ट, अब आता है हमारा क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स। मैंने क्या बोला था आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट फीचर्स, राइट। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राइट। आपका जो एमसीक्यू आएगा ना, अगर एक बहुत बेसिक लेवल के अगर आपको इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लेंगे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस एक्ट का, या इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के। ये तो एक बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। बट थोड़ा सा अगर आपको टफ करेंगे वो क्वेश्चन, राइट, अगर एग्जामिनर चाह रहा है इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाना, क्वेश्चन का टफ करना, तो अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपको ना इस एक्ट में अलग अलग सेक्शन होते हैं, राइट। जब भी सरकार कोई एक्ट बनाती है ना, जब भी सरकार कोई लॉ बनाती है, तो उस लॉ में हम अलग अलग सेक्शन इंक्लूड करते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, इस टाइप से सेक्शन इंक्लूड करे जाते हैं। सेक्शन 5, 6, 7, 8। फिर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे सब सेक्शन होते हैं। जैसे कि सेक्शन 1 पैरा ए, या सेक्शन 1 पैरा 1, सेक्शन 1 पैरा 1 पैरा 1.11, या सेक्शन 1 पैरा ए, इस टाइप से। जैसे आपने बताया सेक्शन, तो कोई भी एक्ट रहेगा तो आप ऐसा देखोगे कि सपोज ये सेक्शन 1 है, अब इसके अंदर पैरा 1 हो गया, इसके अंदर पैरा 1 का पैरा ए हो गया, पैरा ए का भी पैरा ए हो गया, मतलब सब सेक्शन के सब सेक्शन, जितने भी आप डाई सेक्शन डाइवर्जन करना चाहो वो सारे आप कर सकते हो एक्ट में, राइट। बट हमको ना एक मोटे मोटे लेवल पे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत यह है कि ये जो एक्ट है इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है ना, उसको एक आपको बेसिक लेवल पर पढ़ना है, राइट। एक आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं इस एक्ट के, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सब सेक्शन कौन से हैं, राइट। सारे सेक्शंस हमको याद नहीं रखने हैं, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखने हैं इस एक्ट के, और उन सेक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं वो याद रखने हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सब सेक्शंस हैं इस एक्ट के, वो मैं यहाँ आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस इतना आप लोग याद रख लोगे, मैं बता रहा हूँ, इट इज मोर देन सफिशिएंट, आप लोग आंसर कर लोगे क्वेश्चंस का, बिलीव मी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, जो सेक्शन 3 है आपका, व्हाट डज दिस सेक्शन 3 डू। सेक्शन 3 ऑफ दिस SC ST एक्ट, ये बोल दो हम, SC ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज एक्ट 1989, इसका जो सेक्शन 3 है वो क्या बोलता है, राइट। तो सेक्शन 3 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, आप लोग याद रखना। सेक्शन 3 इतना बड़ा है ना, सेक्शन 3 के बहुत सारे सब सेक्शन है। सेक्शन 3 पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, सेक्शन 3 पैरा 1 का पैरा ए का पैरा 1, इस टाइप से, मतलब बहुत सारे सब सेक्शन है सेक्शन 3 के। बट अगर मोटा मोटा बात की जाए तो सेक्शन 3 बहुत सारी चीजों से डील कर रहा है। उसमें से पहली चीज क्या है जिसको सेक्शन 3 डील करता है, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज, right, definition of atrocities, right, it deals with the definition of atrocities, all right. So this section 3 deals with definition of atrocities. One second. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज मतलब क्या होगा कि एट्रोसिटीज आप किस किस चीजों को बोलोगे। भाई एक बात याद रखना, लॉ ना, बेस्ट लॉ क्या होता है, बेस्ट लॉ वो होता है जो एकदम, जिसमें वर्डिंग एकदम क्लियर हो, एकदम डेफिनेशंस एकदम क्लियर हो, हर चीज की एकदम जो वर्डिंग होता है वो क्लियर हो,
तभी वो लॉ बेस्ट लॉ कहलाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने एम्बिग्विटी छोड़ दी किसी भी वर्डिंग में, एम्बिग्विटी का लॉयर्स फायदा उठाते हैं, ठीक है, उसके अगर एम्बिग्विटी मतलब क्या, एक अगर वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं, राइट, एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर सारा का सारा खेल इंटरप्रिटेशन का हो जाएगा फिर। और जितना ज्यादा अगर आप इंटरप्रिटेशन के लिए स्कोप छोड़ोगे, उतना ज्यादा फिर क्या होगा, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे, और जो वकील होते हैं वो होता है ना, दलीलों में फंसा ले जाते हैं, ये होगा, और केस कहाँ का कहाँ चला जाएगा, राइट। वो लॉ जिस हो सकता है जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस फुलफिल ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एम्बिग्विटी आ रही है लॉ में, वर्ड के जो एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, राइट, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो अब जज की भी फिर मजबूरी हो जाती है कि भाई किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा वो भी, राइट। तो क्या होता है, आपको ना, इसीलिए जितने भी लॉ आप देखोगे बनाए जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या, हर चीज की डेफिनेशन दी जाती है, राइट, एग्जैक्ट डेफिनेशन, और कोशिश की जाती है कि एम्बिग्विटी ना हो, वर्ड्स की एम्बिग्विटी ना हो, डेफिनेशन की एम्बिग्विटी ना हो, राइट, एक से ज्यादा मीनिंग निकल कर ना आ पाए चीजों के, ताकि उसका मिस यूज का जो वो है स्कोप है वो कम हो सके, खत्म हो सके। तो ये जो सेक्शन 3 है, फर्स्ट इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ एट्रोसिटीज, आप लोग याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करो, राइट, तो डेफिनेशन में आप ये देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, अलग अलग सब सेक्शन है, देखो मैं दिखाता हूं, राइट। इट डिफाइंस स्पेसिफिक एक्ट, सेक्शन 3 डिफाइंस स्पेसिफिक एक्ट, याद रखना आप लोग, एज एट्रोसिटीज इफ कमिटेड बाय, राइट, इफ कमिटेड बाय नॉन SC ST पर्सन, याद रखना, यहां पर क्या है, अगर कोई SC ST कम्युनिटी का ही पर्सन है, राइट, अगर कोई सपोज SC कम्युनिटी का पर्सन है, और वो SC कम्युनिटी के पर्सन के खिलाफ अगर कोई एट्रोसिटीज परपिचुएट कर रहा है, तो वो इस एक्ट के दायरे के बाहर रहेगी, याद रखना। वो फिर IPC जो है, इंडियन पिनल कोड, जो अभी चेंज हो गया है, भारत क्या बोलेंगे उसको, न्याय अधिनियम ऐसा करके जो अब आ गया है, उसके तहत उसकी कार्रवाई होगी, राइट, इस एक्ट के तहत नहीं होगी उसकी। अगर सेम कम्युनिटी के मेंबर एक दूसरे के खिलाफ अगर एट्रोसिटीज परपिचुएट कर रहे हैं, तो वो फिर अलग अलग धाराएं लगेंगी, वो पिनल कोड के हिसाब से जाएगा, इस एक्ट के हिसाब से नहीं जाएगा, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इस एक्ट के हिसाब से कब जाएगी चीजें, जब अगर कोई नॉन SC ST कम्युनिटी का मेंबर है, वो एट्रोसिटीज परपिचुएट कर रहा है SC ST कम्युनिटीज के मेंबर के खिलाफ, याद रखना। जैसे कि क्या है, आप ये देखो, मतलब क्या क्या इंक्लूड किया गया है लॉ में, फोर्सिंग टू ईट इनएडिबल सब्सटेंसेस, राइट, किसमें, सेक्शन 3 पैरा 1 का A, राइट, सेक्शन 3 पैरा 1 का है। अब आप लोग ये याद रखना, इतना डिटेल में अगर आप याद नहीं भी रखोगे ना, कि सेक्शन जैसे फोर्सिंग टू ईट इनएडिबल सब्सटेंसेस, राइट, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, राइट, जो इनएडिबल सब्सटेंसेस हैं, अगर आप जानबूझ के उनको वो खिलाओगे, तो आप, दैट इज एट्रोसिटी, राइट, दैट इज एट्रोसिटी, राइट। तो ये सेक्शन 3 पैरा A का 1 है, जिसमें ये बोला गया है। आप सिर्फ सेक्शन 3 भी याद रखते हो ना, तो आपका काम चल जाएगा मोटा मोटा, कि एट्रोसिटीज की डेफिनेशन है, राइट। देन डंपिंग वेस्ट एट SC ST प्रेमाइसेस, राइट, अगर SC ST का जो घर है, घर के आसपास का जो एरिया, उनका जो प्रेमाइसेस है, उसमें अगर आप वेस्ट डालोगे, राइट, देन इट इज ऑल्सो एट्रोसिटीज, राइट, दैट इज अंडर सेक्शन 3 पैरा 1 का P, ठीक है। अब गार्लैंडिंग विथ फुटवेयर, राइट, परेडिंग नेकेड, ये सब भी होता था, मतलब ये सारी चीजें होती थी पहले, इस चक्कर में इन सारी चीजों को स्पेसिफिकली लॉ में लिखा गया है कि यार ये सारी चीजें एट्रोसिटीज हैं, कि अगर आप जूतों की माला पहना के, पहले नहीं देखा होगा अपने मूवी में, जूतों की माला पहना के घुमा दिया, राइट, या नेकेड, बहुत बार आपने देखा होगा, अभी भी कई बार ऐसे इंस्टेंस आ जाते हैं कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी की वुमन है, उसको गांव वालों ने नेकेड पूरे गांव में घुमा दिया, दैट इज एट्रोसिटी, राइट। आप फिर इस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 3 पैरा 1 का D, ऑलराइट। देन लैंड ग्रैबिंग और रॉन्गफुल डिस्पोजिशन, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप भले इसके सब सेक्शंस याद ना रख पाओ कि सेक्शन 3 का 1 है, सेक्शन 3 का 1 जो है पैरा, सेक्शन 3 पैरा 1 जो है एट्रोसिटीज से डील कर रहा है। अब इसके भले ही आप ये F G I J ये सब याद ना रख पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बट आप लोग ये याद रखना कि एट्रोसिटीज में आ क्या क्या रहा है, मतलब ये एग्जैक्टली ये जो 1 2 3 4 ये जो 5 और 2 7 चीजें अपन ने लिखी है ना, यही आ रही है एट्रोसिटीज में। अपने मन से कुछ भी मत आप टिक कर देना, अगर इसके अलावा कोई बाहर की चीज अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एट्रोसिटीज में आएगा एक्ट, जो कि इन पॉइंट्स के अलग है, तो आप नो कर देना। क्यों? क्योंकि जितना लॉ में लिखा है, जितनी एट्रोसिटीज लिखी गई हैं, सिर्फ उतनी ही मानी जाएंगी, राइट, इस एक्ट के तहत।
ये मैं बोलना चाह रहा हूं। तो आप ये एट्रोसिटीज के जो मैं नाम बता रहा हूं ना, ये जो कंडीशन बता रहा हूं, इन कंडीशंस को आप लोग याद रखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये कंडीशंस हैं देन इट इज ओनली काउंटेड एज एट्रोसिटीज, राइट, अदरवाइज इट विल नॉट बी काउंटेड एज एट्रोसिटीज। तो आप फिर इस एक्ट के तहत उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाओगे। आर यू गेटिंग इट? देखो यार, ये थोड़ा सा पॉलिटी वाले जो टॉपिक है ना, थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं। टेक्निकल कैसे कि अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो कोई ऐसा पॉइंट लिख लेगा जो इन इन पॉइंट्स के अंदर आ ही नहीं रहा है। कोई ऐसा आपको बोलेगा कि कोई ऐसा कंडीशन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये एट्रोसिटी है, और वो इस पॉइंट के अंदर मिलेगी नहीं आपको कंडीशन, तो फिर आप उसको एट्रोसिटीज नहीं बोलोगे। समझ गए? राइट। तो आप याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर ने एक बच्चे को डांट दिया, राइट, एंड दैट हैपेंड टू बी फ्रॉम एससी कम्युनिटी, कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, राइट, हल्ला कर रहा था, तो डांट दिया कि यार अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, क्लास में हल्ला मत करो, मन लगा के पढ़ो, ताकि तुम्हारा फायदा होगा। इस तरीके से अगर सपोज टीचर ने बोल दिया, अब आपसे पूछ लिया क्या ये एट्रोसिटीज है, क्या एट्रोसिटी में आएगा, तो भाई अब आप ये देखो उठा के यहाँ पर क्या है, इन पॉइंट्स के अंदर आ रही है क्या ये एक्ट, ये वाला एक्ट नहीं आ रहा है तो एट्रोसिटीज में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? तो याद रखना यहाँ पर वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में वर्डिंग इज एवरीथिंग, राइट। आप एज्यूम कुछ भी नहीं कर सकते हो पॉलिटी में, ये याद रखना, कि आपने सोचा कि नहीं यार लॉजिकली तो मैं कुछ भी लॉजिक लगा के एज्यूम करके टिक कर दूं, तो फिर आप गलत होगे। मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर आपको वहां फंसा लेगा। आपको एग्जैक्ट चीजें पता होनी चाहिए पॉलिटी में। सो एक और चीज क्या है, लैंड ग्रैबिंग। अगर आपने उनका लैंड ग्रैब कर लिया और रॉन्गफुल डिस्पोजिशन, या उनको गलत तरीके से उनके घर से निकाल दिया, देन इट इज ऑल्सो एट्रोसिटीज अंडर दिस एक्ट एंड यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड, राइट। देन फोर्सिंग बॉन्डेड और मैनुअल लेबर, राइट, मैनुअल लेबर इज अ क्राइम, राइट, मैनुअल लेबर के लिए अलग से भी एक्ट है, राइट। और manual scavenging is also crime. You cannot ask anyone to practice manual scavenging, right. And इसके अलावा forcing bonded labor is also a crime, right. आप बंधुआ मजदूरी भी नहीं करा सकते उनसे आप manual scavenging भी नहीं करा सकते, right. जो आपने देखा होगा पहले जो घर की लेट्रिन वगैरह रहती थी तो लोग हाथ से साफ करके फिकवाते थे, रिमेम्बर। तो ये सारे काम भी आप नहीं करवा सकते हो। इट इज एट्रोसिटी, right. It will come under the definition of atrocity, mainly section 3 para 1 में, right. उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है, उसमें हमको नहीं जाना है। देन सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट नहीं कर सकते हो आप इनका, राइट। जो इन कम्युनिटीज के मेंबर हैं, अगर आप उनका सोशली बायकॉट कर रहे हो, या इकोनॉमिकली बायकॉट कैसा कि तुम्हारी दुकान से मैं सामान नहीं खरीदूंगा, इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदो, क्यों? बिकॉज दिस पर्सन बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन इट इज अ क्राइम। हाँ, अगर आपको नहीं खरीदना है, क्यों? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज लो, राइट, क्योंकि उस कंपनी का सामान खराब है, इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ। इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ ये वाला सामान कि आप बेच रहे हो, नहीं, क्योंकि ये XYZ पर्टिकुलर कंपनी है जो खराब सामान बना रही है, वो बात है, अलग है। बट अगर आप सिर्फ सामान इसलिए नहीं खरीद रहे हो, सपोज आईफोन, राइट, आईफोन, एप्पल फेमस, राइट, वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड। अगर कोई एससी कम्युनिटी या एसटी कम्युनिटी का पर्सन ने मोबाइल शॉप खोली, राइट, वो आईफोन बेच रहा है, अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसकी दुकान से आईफोन मत खरीदो, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन बिलोंग्स टू एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, देन इट इज अ एट्रोसिटी, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस एक्ट, राइट। ओके, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? देन सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट एससी एसटी वुमन, ये बहुत कॉम, मतलब ये भी एट्रोसिटीज में ही आएगा ऑब्वियसली। एंड कास्ट बेस्ड अब्यूज इन पब्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप कास्ट बेस्ड अब्यूज भी नहीं कर सकते उनको पब्लिकली, राइट। जो आपने जो शब्द सुने होंगे, राइट, जो डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं उनके अगेंस्ट में, यू कैन नॉट से दोज डेरोगेटरी रिमार्क्स, राइट, अगेंस्ट देम, अदरवाइज इट विल काउंट as atrocities and you will be prosecuted under this act, right. So definitions आपको समझ में आ गई। So definitions are given under the section 3 para 1 of this act, या section 3 subsection 1 under this act, याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Then next is punishment provisions। अगर आप punishment provisions की बात करते हो, right, तो पहली बात तो आप definition वगैरह हो गई कि भाई atrocities हैं क्या क्या, right। अब इसके बाद पनिशमेंट क्या मिलेगी अगर आप ये एक्ट कर रहा है, अगर कोई
ये वाला क्राइम कर रहा है तो उसकी आपको सजा भी बतानी पड़ेगी, तो ये सजा भी इस एक्ट में दी गई है। तो सजा किन 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 सेक्शंस के अंदर दी गई है? तो मेजरली ये जो सजा है ना आपके सेक्शन 3 पैरा 2 के अंदर दी गई है, याद रखना आप लोग, राइट। जो पनिशमेंट प्रोविजन है इस एक्ट के वो सेक्शन 3, राइट, जो इस एक्ट का सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 2 है या पैरा 2 है, उसके अंतर्गत यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द punishment provisions, right? So punishment provisions are also included under this act under the section 3 para 2 basically, right? Para 1 deals with the definition, right? Para 2 deals with the punishment provision, right? Punishment भी बहुत strict है government की, right? Very strict punishment for perpetuating atrocity, right? Number 1, minimum imprisonment, right? According to this act, minimum imprisonment 6 month आपसे पूछा जा सकता है, right? टू 5 years, राइट, 6 month to 5 years, मतलब कम से कम आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कम से कम कितने साल की सजा होगी इफ यू आर परपेचुएटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, देन मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 5 years, राइट, राइट। सो दिस इज गिवन। Now some public servant, right, if you are a public servant, right, आप एक पब्लिक सर्वेंट होगा, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर है, राइट, आप कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी पब्लिक ऑफिसर हो अगर आप, राइट, तो अगर आप अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हो देन ऑल्सो यू विल बी गिवन पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट, राइट, एंड यू विल बी गिवन मोर सीवियर पनिशमेंट। अगर कोई एनी पब्लिक ऑफिसर और एनी ऑफिसर विद इन द पब्लिक पोस्ट अगर वो अपनी पोस्ट का अब्यूज कर रहा है तो उनको और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है अंडर दिस एक्ट, राइट। offenses committed under IPC with caste motive, right, offenses under IPC committed with caste motive are also punishable under this act, याद रखना, सेक्शन 3 पैरा 2। मतलब क्या, अगर इंडियन पिनल कोड जो अब पहले था अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, राइट, तो इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत भी अगर आप कोई पनिशमेंट, अगर आप कोई क्राइम कर रहे हो, राइट, तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत पनिश किया जाएगा। वही मैंने आपको क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हिटिंग, मैंने क्या बोला, इफ यू आर अब्यूजिंग सम, इफ यू आर नॉट अब्यूजिंग, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, या अगर आपने किसी को जबरदस्ती उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, राइट, एंड इफ दैट पर्सन हैपेंस टू बी अ मेंबर फ्रॉम एससी और एसटी कम्युनिटी, तो फिर ये एक्ट आप पर लगाया जा सकता है, राइट। और अगर वो नॉर्मल, आप नॉर्मली भी किसी को उसकी जमीन से अलग नहीं कर सकते हो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, यहां से कोई मुझे जबरदस्ती हटाएगा तो मैं क्या करूंगा, कानून के, भारतीय कानून के तहत मेरे को न्याय मिलेगा, राइट। जो आईपीसी था हमारा, आईपीसी के तहत जो धाराएं रहेंगी उस व्यक्ति पर लगेंगी और उसको उसके तहत पनिशमेंट मिलेगी। बट आप समझ रहे हो, अगर तो ये था नॉर्मल पर्सन के केस में, बट अगर दैट पर्सन हैपेंस टू बी फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो फिर क्या होगा, आप इस एक्ट के तहत उसको प्रोसिक्यूट करवा के उसकी जो पनिशमेंट है वो और स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये याद रखना। मतलब अंतर ये रहेगा, हो सकता है आईपीसी में वही एक्ट के तहत, अगर आप आईपीसी के तहत अगर प्रोसिक्यूट करते हो उसको, तो उसकी सजा हो सकता है थोड़ी सी कम सीवियर होती, बट अगर आप यहां से कर रहे हो तो वो सीवियरिटी बढ़ जाती है, बस ये अंतर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, पनिशमेंट प्रोविजंस। सो पनिशमेंट प्रोविजंस भी अंडर सेक्शन 3 पैरा 2। अब देखो, आप एक मोटा मोटा ये याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे पनिशमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू में कोई सेक्शन पूछेगा तो आप ये याद रखना, सेक्शन 3 पैरा 2। अब यूजुअली जो आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, सेक्शन 3 पैरा 1, सेक्शन 3 पैरा 2, सेक्शन 14, सेक्शन 18, ऐसे बोल देंगे, राइट। ज्यादा, इससे ज्यादा डीप में नहीं जा पाएगा एग्जामिनर, अगर जा रहा है इससे ज्यादा डीप में तो फिर समझ लेना वो क्वेश्चन बाउंसर है, राइट। वो क्वेश्चन अल्ट्रा टफ कैटेगरी में आएगा, तो हर बाउंसर को हम लोग खेल नहीं सकते हैं, उसको आप लोग डक करना ही पड़ेगा। हाँ, बाय गॉड ग्रेस अगर कोई वो बाउंसर ऐसा आ गया कि वो क्वेश्चन, जैसे यहाँ हमने क्लास में पढ़ा है, राइट, जो अलग अलग सबसेक्शंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके जो अलग अलग फर्दर सबसेक्शन पढ़ा है जैसे मैंने, उसमें से अगर आपको कुछ याद रह गया और आपने टिक कर दिया तो वो बात अलग है, अदरवाइज ये अल्ट्रा टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, वो एक किसी और दिन की बात रहेगी उसमें डिस्कशन, ठीक है। अभी तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ना, अभी मैं आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो उन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं कि भाई पनिशमेंट प्रोविजंस, जैसे बोल दिया कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 6 month है, राइट, ये कौन से सेक्शन में दिया है, ये इस एक्ट के कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 14, सेक्शन 3 पैरा 2, सेक्शन 18, सेक्शन 19, तब आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, इतना ही आएगा बस, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। देन next is we have special and exclusive special courts, right? We have the provision, मैंने आपको बताया था ये one of the objective है ना, special and exclusive special court, ये भी एक objective है हमारा इस एक्ट का। तो इसका भी प्रावधान किया गया है अंडर सेक्शन 14, प्लीज रिमेंबर। तो सेक्शन 14 डील्स विथ स्पेशल कोर्ट्स, right? Special courts constituted to look after the cases registered under this act, right? So who will establish these special courts, right? कौन है जो इन special courts को establish करेगा? So number one, state government, right? Not central government, not high court, not supreme court, right? It is state government. State government will establish, right? Must, right? State government will establish, राइट, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, राइट। ये इस एक्ट में क्लियरली दिया गया है। तो हर राज्य में राज्य सरकार जो रहेगी वो इसको इन कोर्ट्स को स्टैब्लिश करेगी, राइट, अंडर सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट इट इज क्लियरली गिवन, राइट। एम क्या है? स्पीडी डिस्पोजल विद इन 2 मंथ। अब ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, राइट। चार्जशीट जो फाइल होती है आपके खिलाफ अगर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तो मैक्सिमम कितना टाइम है जिसके अंदर आपको जो जज है उसको सजा सुनानी पड़ेगी? इस केस को कितने टाइम के अंदर जज को क्लोज करना पड़ेगा, राइट? चार्जशीट फाइल होने के, किसके? चार्जशीट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग याद रखना। चार्जशीट फाइल होने के कितने दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम कितना है जिसके अंदर आपको क्लोज करना पड़ेगा इस केस को? वो है 2 मंथ्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर। मतलब क्या? यस, दिस इज स्पीडी डिस्पोजल, कि जैसे ही पुलिस ने चार्जशीट फाइल करी, नाउ इट इज अप टू द कोर्ट्स टू डिस्पोज दिस केस विद इन नेक्स्ट 2 मंथ। 2 मंथ से ज्यादा आप नहीं खींच सकते, राइट? अदरवाइज फिर मतलब क्या है स्पीडी जस्टिस का, राइट? सो मैक्सिमम इज 2 मंथ, राइट? तो 2 मंथ के अंदर, ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम 2 मंथ से ज्यादा आप इस केस को नहीं खींच पाओगे, प्लीज रिमेंबर। ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सेक्शन याद रहेगा, सेक्शन 14 डील्स विद स्पेशल कोर्ट्स, राइट? मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपको खत्म करना है इस केस को, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट? 3 एमसीक्यू इसमें से सीधे सीधे निकल सकते हैं, ठीक। Then next is duties and punishment for public servant, right? अब आप ये समझो, एक नॉर्मल आदमी के लिए पनिशमेंट अलग है, बट अगर पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, अपने ऑफिस का मिसयूज कर रहा है, तो उसके लिए फिर प्रोविजन अलग है, माय डियर स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर, राइट? इसके लिए एक अलग से सेक्शन डाला गया है, सोचो इस एक्ट में सेक्शन 4 इंक्लूड करा गया है इस एक्ट में, राइट? द सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द ड्यूटीज एंड पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट, राइट? सेक्शन 4, प्लीज रिमेंबर सेक्शन 4, राइट? जो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, जैसे कि एफआईआर फाइल नहीं करी, राइट? आप पुलिस के पास गए, राइट? पुलिस वाले के पास गए और पुलिस वाले को जैसे आपने बोला कि यार मेरे खिलाफ इन्होंने दे हैव परपेचुएटेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट मी, मुझे पब्लिकली अब्यूज करा, राइट? मुझे गालियां दी हैं, मेरी कास्ट बेस्ड मुझे गालियां दी हैं, और अगर पुलिस वाले ने आपको भगा दिया, चला नहीं कर रहा केस रजिस्टर्ड, दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, राइट? आप एफआईआर फाइल नहीं कर रहा है, पुलिस वाला अगर आपकी कंप्लेंट को नहीं सुन रहा है, तो अब क्या होगा? उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होगी, राइट? बिकॉज दैट पुलिस वाला इज अ पब्लिक सर्वेंट एंड दैट जो कार्रवाई होगी एंड that will be very strict, more strict than normal provisions, because that is a negligence of duty, right? So delaying investigation, not filing FIR is punishable by 6 months to 1 year imprisonment, right? उस पुलिस वाले को ही सजा हो जाएगी, right? 6 महीने से 1 साल की, right? So मतलब क्या है? that public servant have to be responsible, they have to be accountable in addressing these cases, right? that is the motive behind. ये ऑब्जेक्टिव में हम लोग देख चुके हैं, उसी ऑब्जेक्टिव को यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन, राइट? डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है पब्लिक सर्वेंट की, राइट? एज अ पुलिस ऑफिसर और एज अ पब्लिक ऑफिसर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो दी गई है सेक्शन 3 पैरा 2 में। इसकी लिस्ट में जाने की हमको जरूरत नहीं है, बट अगर आपसे पूछा गया कि ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पर्टिकुलर XYZ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम दे दिया पब्लिक सर्वेंट की, और यही पूछेगा ये किस सेक्शन के तहत आएंगी इस एक्ट के, तो आपको बताना है सेक्शन 4 पैरा 2,
दैट इज इट, इतना ही है। तो सेक्शन 4 डील्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड द पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट इफ दे आर नॉट एबल टू fulfill their responsibility or because of negligence. If they are neglecting, then what are the punishment for them? That is covered under section 4. तो responsibilities की अगर आप बात करोगे तो it is covered under section 4 para 2. Please remember this. This is very important. Then next is, उसके बाद क्या है, हमने rights की बात करेंगे अब। इस जो एक्ट है इसमें राइट्स की भी बात की गई है, विक्टिम के और विटनेस के, राइट। जो विक्टिम है और विटनेस है दोनों के कुछ अधिकार हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई। क्यों, आप समझो क्या होता है, कई इन केसेस में पता मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो लोग ये ऐसा क्राइम कर रहे हैं ना, यूजुअली वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल कम्युनिटी, बहुत पावरफुल अपर कास्ट कम्युनिटी, यू नो, विलेज के वो लैंडलॉर्ड होंगे या विलेज के बहुत पैसे वाले लोग होंगे, विलेज के बहुत यू नो दबदबा रखने वाले लोग होंगे, या किसी भी एरिया के जो ऐसा काम कर रहे हैं ना, बहुत पावरफुल लोग होते हैं वो, राइट। जो ऐसा देखा गया है, राइट, जिनके खिलाफ गवाही देना है, जिनके खिलाफ जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। बाहुबली टाइप के लोग ही होते हैं जो इस टाइप की हरकत करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो अब भाई उनसे आप कैसे बचोगे, राइट। तो उस चीज को भी एड्रेस किया गया है इस एक्ट में। प्लीज रिमेंबर, मैंने क्या बोला, बहुत होलिस्टिकली चीजों को कवर किया गया है इस एक्ट में। सो this section 15A, right, this section 15A, right, ये section 15A है, it deals with the rights of victim as well as witnesses, right, दोनों के राइट को डील करेगा ये सेक्शन 15A। और याद रखना मैंने क्या बोला था, 2015 में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था और 2018 में। तो 2015 का जो एक अमेंडमेंट था वो ये था, सेक्शन 15A, राइट। 2015 में इसको इंसाइट किया गया है, राइट। 2015 में इस एक्ट को अमेंड किया था पार्लियामेंट ने और सेक्शन 15A को डाला गया था। एंड दिस सेक्शन 15A डील्स विद राइट्स ऑफ विक्टिम एज वेल एज विटनेसेस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो यार क्या है ना, अब ये एकदम स्टैटिक चीजें हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगे, थोड़ी बहुत, ज्यादा है नहीं यार, थोड़े बहुत सेक्शन तो देखो आप याद कर ही सकते हो। थोड़ा बहुत मैं आपको एलैबोरेट इसलिए कर रहा हूँ चीजों को, थोड़ी कहानी वगैरह बना के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे मेरे साथ या इस टॉपिक पर आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उसको रिटेन कर पाओ, राइट। मैं आपको जितने ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा उसका 10-20% ही रिटेन कर पाते हैं बच्चे, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ लोगे उसके हिसाब से अगर 10-20% भी अगर आप रिटेन कर रहे हो ना, तो सिर्फ ये सेक्शन ही आप रिटेन कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। आपको जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज बेयर विथ मी, राइट। ऐसा मत करना कि अरे यार सर ये क्या पका रहे हैं, आगे बढ़ा के देख लो, ये कर लो, कोई सेंस नहीं निकलेगा। पूरी क्लास को आप नॉर्मल स्पीड पे आराम से बैठ के देखना यार, 1 घंटे की क्लास 1 घंटा दे लो ना, ये एक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब 1 घंटे की चीज को अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करोगे, मैं बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं हो पाएगी चीज। आप आंसर गलत लिख के आओगे, आप आंसर गलत टिक करके आओगे, क्योंकि थोड़ा आपको दिमाग को टाइम चाहिए यार चीजों को प्रोसेस करने। मैं आपको आराम से धीरे धीरे प्यार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अभी टाइम लेके, इसलिए हर एक टॉपिक पे मैं रुक रहा हूँ ताकि आपका दिमाग उस चीज को प्रोसेस कर सके। दिमाग प्रोसेस करेगा, ठीक है, मेमोरी के फॉर्म में उसको कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, ये उसको थोड़ा टाइम तो चाहिए इस चीज के लिए। तो आप लोग है ना बिल्कुल आराम से पढ़ते रहो बस, है ना, इस चीजों को समझते रहो कि यार सेक्शन 15A मैंने बोला, तो सेक्शन 15A डील्स विद द राइट्स ऑफ विटनेसेस, विटनेसेस एंड विक्टिम्स। याद रखना आप लोग, 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमने ऐड करा था सेक्शन 15A, राइट। तो इसमें क्या है, सेम राइट टू प्रोटेक्शन, राइट, इन विटनेसेस के लिए और विक्टिम्स के लिए क्या रहेगा, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट, राइट टू पार्टिसिपेशन इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, राइट। जो विक्टिम एज वेल एज विटनेस, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आप वहां जाकर आप उन प्रोसीडिंग्स को देख सकते हो, आपको प्रोटेक्शन का राइट है, राइट। यू हैव द राइट फॉर लीगल एड, याद रखना, राइट। अगर आप यूजुअली क्या होता है, जो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है बहुत पुअर होते हैं, राइट, देखा काफी कई बार तो ऐसे लोग होते हैं जो वकील को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दैट यू हैव द राइट फॉर लीगल एड अंडर दिस एक्ट। तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आपको फिर वकील प्रोवाइड कराएगी टू फाइट फॉर योर केस, right, and you have right for rehabilitation, right. So these are the right mentioned under this act, right, section 15A, याद रखना, right. You are entitled under this act, you are entitled for compensation, right.
कोर्ट आपको, अगर आपके खिलाफ ये सब एट्रोसिटीज हुई हैं, तो जिसने आपके साथ ये एट्रोसिटीज परपेचुएट किया है ना, कोर्ट उसको ऑर्डर करेगा कि नहीं, यू गिव देम कंपनसेशन, यू आर एंटाइटल्ड। भाई जो आपको हानि पहुंची है, जो नुकसान हुआ है, उसके कंपनसेशन के लिए भी आप एंटाइटल्ड हो, कोर्ट आपको दिलाएगा, राइट। आप रिलीफ के लिए भी एंटाइटल्ड हो, वो कोर्ट आपको दिलाएगा रिलीफ, और आपको सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। ये सारी चीजें आपके अधिकार हैं, राइट, विच दोज आर मेंशन्ड इन सेक्शन 15A ऑफ दिस एक्ट, प्लीज रिमेंबर, right? And another important part that is added is very important amendment under this act is this point. ये recently add किया गया है ये point, ठीक है, जो बहुत important है कि proceedings must be video recorded, right? ताकि आगे चल के वीडियो रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स रहेंगी, तो कभी अगर कोई ये इल्जाम भी लगाता है ना कि जज की इम्पार्शियलिटी थी, या ये जो हमारा वकील था, सरकारी वकील जो हमें मिला था, वो पावरफुल लोगों के साथ मिल गया और उसने हमारा केस कमजोर कर दिया, इस टाइप के एक्विजिशन से बचा जा सके और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करा दी गई। तो आप ये देखो, सरकार एक माइल आगे जाके काम करना चाहती है इन कम्युनिटीज के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, इन कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए। इस एक्ट की लैंग्वेज से तो ये समझ में आता है, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो याद रखना, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट था कि जो प्रोसीडिंग्स रहेंगी कोर्ट में, दे मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड, मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ऑलराइट, सो दीज आर द प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन 15A, प्लीज रिमेंबर। देन नेक्स्ट इज what about appeal provisions, where you can appeal, right? तो section 15A हमने देखा, now we will look into the section 14A, right? Section 14A deals with the appeal provision, please remember, very important. So appeal provisions were given, or appeal provisions are given under the section 14A, all right, section 14A। 15A में राइट्स ऑफ विटनेसेस एज वेल एज विक्टिम्स, 14A में अपील प्रोविजंस, राइट, राइट, अपील अगेंस्ट बेल ऑर्डर्स, अपील अगेंस्ट बेल ऑर्डर्स, ऑलराइट, एक्विटल और सेंटेंसेस कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट, राइट। जो स्पेशल कोर्ट्स रहेंगे जहां पर इनकी सुनवाई होगी, राइट, हमने क्या बोला, स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। अब उस स्पेशल कोर्ट का आपको फैसला पसंद नहीं आ रहा, राइट, सो देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट, राइट, सो फर्दर अपील ऑफ दैट विल बी कैन बी डन इन हाई कोर्ट, राइट। अपील मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 3 months, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको जो अपील करनी है, राइट, 3 महीने के अंदर ही करनी पड़ेगी, राइट। अगर हाई कोर्ट में आपने अपील करी है, तो ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने आपकी सुनवाई 10 साल 20 साल 50 साल अटका दी, ठीक है। 3 महीने के अंदर हाईकोर्ट को आपकी अपील की सुनवाई करनी पड़ेगी, विद इन 3 months, राइट। सो दिस इज इट अंडर सेक्शन 14A, राइट। देन नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, राइट। इफ अक्यूज्ड न्यू दैट the victim, if accused knew the victim personally, it is presumed that they knew caste identity। समझ में आया? मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फ्रेंड है, राइट, अगर मैं अपने फ्रेंड को जानता हूं, मुझे उसका नाम पता है, राइट, तो और अगर सपोज मैंने उसके साथ कुछ इस टाइप की एट्रोसिटीज परपेचुएट की, राइट, तो मैं ये कह के नहीं बच पाऊंगा कि यार मुझे तो पता ही नहीं था दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू SC और ST कम्युनिटी, राइट। व्हाई? बिकॉज आई नो हिम पर्सनली। तो ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर आप किसी को पर्सनली जानते हो तो यू नो देयर कास्ट आइडेंटिटी, ऑलराइट। क्यों पड़ी जरूरत, आप समझो। क्या होता है, जो IPC के प्रोविजंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने इस एक्ट के प्रोविजंस हैं। तो अगर मैंने उसके साथ कोई एट्रोसिटीज परपेचुएट करी है और मैं ये सोचूं कि मेरे साथ जो केस है वो IPC के तहत चले, ना कि इस एक्ट के तहत हो, तो उसमें क्या होगा कि बहुत बेलेबल ऑफेंसेस भी रहते हैं, बहुत चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं, राइट, कई बार, बट यहां नहीं हो पाती हैं। तो ये मेरी दलील, अगर मैंने बोला कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वरना मैं ऐसा नहीं करता, ये वो नहीं सुना जाएगा। व्हाई? बिकॉज इफ यू नो पर्सन personally, then you will assume that you know their caste identity, and this point is included in section 8C. So that is presumption of knowledge of caste identity. It is included in section 8C. All right, समझ में आया? So it is included in section 8C. Then
सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन हमने फीचर्स कवर कर लिए इस एक्ट के। अब हम अमेंडमेंट देखते हैं, ठीक है। दो अमेंडमेंट देखने हैं हमको, एक 2015 का अमेंडमेंट देखना है और 2018 का अमेंडमेंट देखना है, एंड दैट्स इट। इतना देखेंगे और फिर हम देखेंगे अभी क्या स्थिति है, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, सो बस 5 मिनट और वेट कर लो आप लोग, ठीक है। ये क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक। और आपका आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा अभी तक, कुछ इतना टेक्निकल भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। और भारत में रह रहे हैं यार, ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि कुछ समझ ना आए आपको। इंडिया में रह रहा हो, इंडियन रियलिटी सभी को पता है, सभी को पता है चल क्या रहा है समाज में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको लगे कि नहीं यार आउट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसी एक्ट को 2015 में आपने अमेंडमेंट करा, तो क्या क्या अमेंडमेंट आए थे आप लोग ये याद रखना, राइट। प्लीज रिमेंबर कि 2015 में जो अमेंडमेंट करा था हमने, तो कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करे हमने, तो क्या इंक्लूड करा, एडेड न्यू डेफिनेशंस, राइट। कुछ नई डेफिनेशन ऐड करी हमने, सेक्शन 2 में ऐड करी डेफिनेशन, राइट। कुछ जो डेफिनेशन है एट्रोसिटीज को हमने सेक्शन 3 में बताया कि एट्रोसिटीज क्या है, वो सेक्शन 3 पैरा 1 में यूजुअली बताया, राइट। अब कुछ चीजों की मैंने क्या बोला, हर एक्ट में डेफिनेशंस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, और यूजुअली जो डेफिनेशंस है ना वो सेक्शन 2 में मिलती हैं आपको एक्ट के। तो इस एक्ट की भी जो डेफिनेशंस है, इस एक्ट में जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, उनकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में मिलती है। उसमें हमने कुछ नई डेफिनेशन ऐड करी, जैसे कि सोशल बायकॉट क्या होता है, इकोनॉमिक बायकॉट, क्योंकि ये बहुत वेग टर्म है, आप समझो। इकोनॉमिक बायकॉट क्या होता है, विक्टिम क्या होता है, विटनेस क्या होते हैं, ये बहुत वेग टर्म हो जाते हैं। अगर आपको इनको लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि विक्टिम, तो विक्टिम किसको बोलेंगे, सोशल बायकॉट तो सोशल बायकॉट क्या होगा, राइट। इकोनॉमिक बायकॉट तो इकोनॉमिक बायकॉट क्या होगा। तो ये सारी डेफिनेशन हमने ऐड करी है 2015 में, राइट, अंडर सेक्शन 2, राइट। देन वी हैव एडेड न्यू एट्रोसिटीज अंडर सेक्शन 3, राइट। नई एट्रोसिटीज को भी हमने ऐड करा अंडर सेक्शन 3, जैसे कि डेडिकेटेड वुमन एज देवदासी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है, कर्नाटक साइड ये बहुत गंदी प्रथा है, राइट, देवदासी सिस्टम, राइट। सो देवदासी अगर आप किसी वुमन को डेडिकेट कर रहे हो, राइट, क्या होता था, और यूजुअली ये जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल वगैरह है ना, वही आप, अब देवदासी सिस्टम पता है किसी को, पता है देवदासी सिस्टम, ठीक है। तो देवदासी सिस्टम वही बात हो गई यार, यू नो, अंट जितनी भी आप ये देखोगे, ये जितनी भी उल जलूल, मैक्सिमम उल जलूल हरकतें सब साला धर्म के नाम पे देखने मिल जाएंगी आपको। धर्म का सहारा लेके जो करना है आप वो कर लो, राइट। यूजुअली क्या होता है, टेम्पल डांसिंग गर्ल्स होती हैं देवदासी, राइट। दे आर शॉर्ट ऑफ विलेज प्रोस्टिट्यूट्स। तो ये इन द सदर्न इंडियन स्टेट्स what they used to do, they used to brand, you know, the girls from these marginalized community as devdasi. और फिर क्या होगा, they will reside in temple, they will do dance at, you know, different occasion, different festivals, they will dance in temple complex. Imagine, मतलब इतनी sacred place पे you are having, you are, you know, uh, you are making them dance, and as well as, you know, they are the prostitute for entire village. They can say no to a single, मतलब they can't say no to anyone. जो भी उनके पास आएगा वो उसको सर्व करेंगे, दैट वाज देयर फंक्शन। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देवदासी सिस्टम अगर कहीं पता चल गया कि इफ यू आर डेडिकेटिंग some woman as devdasi, then you will also be prosecuted under this act, right? Okay, तो अगर वो वुमन SC या ST कम्युनिटी से है तो, और अगर कोई और कम्युनिटी से, देखो आपको लगता है कोई अपर कास्ट की वुमन को इंडिया में देवदासी बोल पाएगा, राइट, आप बना पाओगे? ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, राइट, सो दिस इज ऑल्सो एडेड, राइट। देन यू सी वोटिंग रिलेटेड ऑफेंसेज आर ऑल्सो एडेड, राइट। विचक्राफ्ट एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक और बहुत हार्श ट्रूथ है, यू नो, इंटीरियर एरियाज में, यू नो, चुड़ैल वुड़ैल टाइप का बहुत इंसिडेंट्स होने लगे थे इस टाइम पे, 2015 के आसपास ही बहुत इंसिडेंट्स ऐसे होने लगे थे कि ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की वुमन है उनको चुड़ैल वुड़ैल बोल के, मतलब दे स्टार्टेड हिटिंग देम, इवन यू नो पीपल स्टार्टेड मर्डरिंग देम, क्लेमिंग देम दे आर विचेस, चुड़ैल। अगर नाउ इफ यू विल डू दिस, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस एक्ट। आप नहीं, बिकॉज इमेजिन, यू नो, अगर आपको बदला निकालना है किसी से, आपको हरास करना है उस वुमन को, कुछ भी अफवाह फैला दो आप। सो दिस इज ऑल्सो witchcraft allegations were also included as atrocities under this act, please remember,
राइट। एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जो हमने पढ़ा सेक्शन 15A, सेक्शन 15A को भी इस अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया है, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट इज 2018 का एक अमेंडमेंट लाया गया, वही जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वहां पर इस एक्ट के थोड़े प्रोविजन को डाइल्यूट कर दिया गया था। कैसे कि पुलिस वाले बिना, अभी क्या था इस एक्ट में कि अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो पुलिस वाले को फटाफट एक्ट करना पड़ता है, राइट। अगर मैंने कंप्लेंट की कि मेरे खिलाफ एट्रोसिटीज परपिचुएट की गई हैं, तो पुलिस वाले को मेरी बात पे भरोसा रख के डायरेक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, राइट। उसको कार्रवाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, पब्लिक ऑफिसर को, राइट। सो अगर ऐसा होगा, सो पुलिस दैट पुलिस मैन हैज टू स्टार्ट इंक्वायरी, राइट। इंक्वायरी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब इंक्वायरी व्हाट, आपको पहले तो अरेस्ट कर ही लेंगे डायरेक्ट को। अगर कोई कम्युनिटी मेंबर बोल रहा है कि यार इन्होंने ऐसा करा है, तो पुलिस वाला डायरेक्ट आएगा और आपको अरेस्ट कर लेगा, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की इंक्वायरी होती रहती है, फिर आपको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, आपके खिलाफ चार्जशीट बनाई जाएगी, राइट। मतलब क्या है, जैसे ही आपके खिलाफ एलिगेशन अगर लगे, जैसे विक्टिम ने आपके खिलाफ एलिगेशंस लगाए कि यार आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, तो पुलिस वाला पहले आपको अरेस्ट करेगा, ठीक है, आपको बेल भी नहीं मिलेगी, और उसके बाद इंक्वायरी चालू करेगा पुलिस वाला कि भाई कितना सच है कितना झूठ है, बट पहले तो आपको अरेस्ट हो ही जाओगे आप। तो अब क्या हो रहा था, इस चीज का मिसयूज भी बहुत हो रहा था, राइट। लोग पर्सनल रंजिश निकालने के लिए, लोग आपसी जो विवाद रहते ना, आपसी विवाद में एक दूसरे की पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इस एक्ट का यूज करने लगे थे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना यार, ऐसे किसी ने भी एलिगेशन लगाया तो डायरेक्टली आप अरेस्ट करने की जगह पहले पुलिस वाले एटलीस्ट वेरीफाई कर ले, एक हायर रैंकिंग ऑफिसर जो है पुलिस में, राइट, जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स है, डीएसपी एसपीज वगैरह, वो अपॉइंट किए जाए इन केसेस के लिए, और वो पहले इंक्वायरी करें, उसके बाद आप अरेस्ट करो, राइट। तो इस चीज का बहुत विरोध हुआ कि यार ये कैसे, ये सब नहीं चलेगा, लोगों ने बहुत विरोध करा, तो पार्लियामेंट ने फिर ये अमेंडमेंट लेकर आए, और उन्होंने जो सेक्शन 18A था, राइट, सेक्शन 18A के अगेंस्ट में, सेक्शन 18A में जो प्रोविजंस थे, क्या कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, राइट। अरेस्ट होने के पहले क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल, मतलब क्या कि पुलिस, किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी, पुलिस आपको ढूंढ रही है, तो आप पुलिस के पास ना जाके सीधे आप जज के पास चले जाओ कि प्लीज आप मुझे बेल दे दो, मैंने ऐसा नहीं करा है, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। पुलिस आपको पहले अरेस्ट करेगी, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, फिर जज डिसाइड करेंगे कि आपको बेल मिलेगा कि नहीं। मतलब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं है, बेल आपको मिल जाएगी, वो जज के ऊपर रहेगा, राइट। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बेल नहीं मिलेगी, वो बिकॉज इट इज, ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल है, बट हाँ वो डिपेंड करेगा कि जज क्या डिसाइड कर रहा है। तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी बट आपको। तो अमेंडमेंट 2018 का जो अमेंडमेंट है उसने क्या करा, सेक्शन 18A को रिस्टोर कर दिया, और सेक्शन 18A में क्या था, यू विल नॉट बी गिवन एंटीसिपेटरी बेल, राइट, और नो नीड फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर। जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये अमेंडमेंट आए थे कि भाई आपको एफआईआर करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जो पुलिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं वो करेंगे इसकी इंक्वायरी, राइट। तो इस प्रोविजंस को भी पार्लियामेंट ने हटा दिया। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। सो दैट इज इट, राइट। इतना ही है इस एक्ट में। अब करंट स्टेटस की अगर आप बात करो 2025 तक इसका क्या है, तो ये एक्ट है, ये फुली फोर्स है विथ ऑल अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल, राइट। नो एंटीसिपेटरी बेल इज अलाउड अंडर सेक्शन 18 एंड 18A, राइट। तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी आपको, बेल तो मिलेगी, याद रखना। एंटीसिपेटरी, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना प्लीज, इसमें आपको बेल तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको अगर केस हो गया आपको तो बेल नहीं मिलेगी, बट वो जज के ऊपर रहेगा कि आपको देना चाहता है कि नहीं, राइट। तो ये एक आप याद रखना, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी पर, राइट, ठीक है। देन स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स जो है वो बहुत सारी स्टेट में फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप मध्य प्रदेश की बात करो तो 2014 अमेंडमेंट बिल, जो 2015 अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तब तक मध्य प्रदेश में 43 कोर्ट्स थे वाले, राइट। जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव कोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने तब तक 43, अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा है वो 43 का ही है कि 43 कोर्ट्स ऐसे थे स्पेशल कोर्ट जहां पर इनके खिलाफ केसेस की सुनवाई होती है, राइट। और स्टेट्स आर मैंडेटेड टू इंश्योर टाइमली जस्टिस, कंपनसेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस। तो अभी भी काफी अपने फुल फोर्स से एक्ट लागू है, राइट। और अभी भी ये एक्ट ऐसा है कि जो लोगों को न्याय दिलवा रहा है, राइट। दैट इज इट रिगार्डिंग दिस एक्ट, ऑल राइट। सो ये एक्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा एमसीक्यू का, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये एक 10-15 मिनट की और क्लास रहेगी, वो आज आप छोड़ देते हैं। मैं आज आप लोग एक काम करो,
ये वाली क्लास को आप लोग देखो, अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एमसीक्यू तैयार प्रिपेयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। रिवाइज कर लोगे, टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, बस फिर आपको बहुत मजा आएगा एमसीक्यू सॉल्व करने में। कुछ बेसिक से एमसीक्यूज है जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आपका फिर तो पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि फिर ये 10-15 मिनट में अपने एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, फटाफट आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, एंड आई होप आपका एग्जाम भी अच्छा चला जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस क्लास में पढ़ा दूं, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, राइट। अब अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफी, है ना। कोशिश तो यही है कि सारा सब कुछ कवर हो जाए, आपका टाइम भी बच जाए। सो आई होप इस क्लास से आपको बहुत फायदा हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन फॉर द अपकमिंग एग्जाम। और इसके अलावा भी जो भी इस क्लास को देख रहा है, आगे आने वाले एग्जाम में भी, आप कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ठीक है। कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना, राइट। सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना, आप चाहते हो कि किसी और का भी भला हो जाए तो कर दो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एमसीक्यू, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट। हम लोग, हमारी जो क्लास है ना, अभी जो क्लासेस लगेंगी उसमें हम आपको सारे एक्ट कवर कराएंगे, ठीक है, जितने भी अभी एक्ट अभी लगे हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट वरी, we'll continue this in our next class. Okay, bye bye.